अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हर फन मौला कहा जाए तो दुरुस्त होगा, क्योंकि अगर आप फ़नकारी देखें तो वो एक बेहतरीन फ़नकार की सूरत में आपको पाकिस्तान के ड्रामों में नज़र आएंगे। अगर आप सदाकार के तौर पर देखें तो आपको रेडियो पाकिस्तान से उनकी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप एक बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से देखें तो आपको वो मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखते नज़र आएँगे, मुख्तलिफ़ जगह पे बिज़नेस के हवाले से लेक्चर देते नज़र आएँगे। और अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से देखें, तो तब भी वो आपको वहाँ पे मौजूद नज़र आएँगे किसी न किसी सूरत में। यकीनन आप समझ गए होंगे, हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं इमरान गज़नवी। इमरान गज़नवी के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, जो शायद आपके ज़हनों पर अब भी नक्श हों, जिसमें से ना भूलने वाला एक तो गेस्ट हाउस है, जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न में कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए। आज के पॉडकास्ट में हम उनके जो सफ़र है पेशा वाराना, उस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे, बिलखसूस पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री है उस हवाले से उनसे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि आपने ये फनकारी तो बात की बात है, सदाकारी से जब स्टार्ट किया था तो कौन सा सन था और क्या सूरत हाल थी? देखें, मैं जब स्कूल में था तो मैंने रेडियो शुरू किया था। और 1983 से मैं रेडियो के बच्चों के प्रोग्राम पिंडी स्टेशन से होता था, पिशावर रोड पे। तो हम उधर जाते थे। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में जब आया तो मैंने कॉलेज मैगजीन रेडियो का एक रेगुलर प्रोग्राम था वो शुरू किया। और मेरे साथ मेरी को होस्ट होती थी, अल्लाह बख्शे, नाइला जाफरी, जो बड़ी फेमस टेलीविज़न एक्ट्रेस भी रहीं। उनकी पिछले कुछ सालों में डेथ हो गई कराची से। वो टेलीविज़न पे आती थी, तो वो और मैं, हम बहुत अरसा रेडियो पाकिस्तान से कॉलेज मैगज़ीन करते रहे। उसके बाद रेडियो का बहुत ड्रामा किया रेडियो से। हमारे साथ उस वक़्त जो उस वक़्त के स्टार होते थे, शाइन इश्तियाक थीं और बड़े-बड़े नाम थे। ग़ज़ाला भट्ट थीं, हाशिम भट्ट थे। ये रेडियो के बहुत बड़े एक्टर होते उस ज़माने में। और हम बच्चे होते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो हमने रेडियो शुरू किया। उसके बाद 1989 में पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद का आगाज़ हुआ। तो उसमें मेरा पहला जो सीरियल था वो ज़र्द उजाला था। इस्लामाबाद टेलीविज़न का पहला सीरियल, और मेरा पहला सीरियल एज़ एन हीरो, एज़ अ मेन कैरेक्टर, वो ज़र्द उजाला था। जमशेद फशोरी, उनकी भी डेथ हो गई, अल्लाह बख्शे उनको। वो प्रोड्यूसर थे और नुसरत जावेद साहब ने उसको लिखा हुआ था। और उसमें मैंने रोल भी एक जर्नलिस्ट का प्ले किया था, और वो बहुत 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 अच्छा हिट हुआ और बड़ा पजीराई उसकी हुई। उसमें मेरे साथ थी नरगिस रशीद, थी मेरी वो बहन बनी हुई थी। अयाज नाइक, फिल्म स्टार, वो हमारे साथ थे। और आबदा हमीद, वो भी आजकल मेरा ख्याल है कराची से कहीं से टेलीविज़न पे आती हैं। वो मेरे साथ को एक्ट्रेस थी। उसके बाद फिर टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ, बहुत सारे सीरियल्स किए, गेस्ट हाउस, उसके बाद बाद में बात, फिर बहुत सारे टेलीविज़न लॉन्ग प्लेस मैंने किए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज़ हरी शाख। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का लिखा हुआ था, और इकबाल अंसारी साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था, इकबाल डे के ऊपर। वो बहुत टेलीविज़न सीरियल्स किए। फिर मुझे फ़िल्म्स की ऑफ़र हुई। उसी वही ज़माना था गेस्ट हाउस का, जब अफ़ज़ल ख़ान साहब को भी, जो जॉन रैम्बो है, उसको भी फ़िल्म की ऑफ़र हुई। तो आई वाज़ कास्ट एज़ अ मेन हीरो। आई वेंट देयर। मुझे कोई वो अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो वो देन आई केम बैक। आई नेवर साइन्ड अ फ़िल्म। लेकिन साथ-साथ मेरी जो तालीम का सफ़र था वो जारी रहा। मैंने एमबीए किया, मैंने मैस कॉम में स्पेशल एमएस मैस कॉम किया। फिर पीएचडी के लिए मैं बाहर चला गया। उसके बाद मेरी जो स्पेशलिटी है वो दैट इज़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, माइंडसेट चेंज, क्राइसिस कम्युनिकेशन, रेपुटेशन मैनेजमेंट। वो मेरी एक स्पेशलिटी है। फिर मैंने अखबार ज्वाइन किया, एक्सप्रेस अखबार। आई एम द वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एक्सप्रेस अखबार को।
उसके बाद फिर मैंने ATV को लॉन्च किया। उसके बाद फिर आई वेंट टू PIES, जनरल मैनेजर ब्रांड कम्युनिकेशन। वहाँ से फिर FBR की ट्रांसफॉर्मेशन, जब CBR से FBR हुआ तो आई वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज हेडिंग फैसिलिटेशन एंड टेक्स पे एजुकेशन विंग। उसको ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद फिर मैं SCCP चला गया, वहाँ पे सर्विसेज लॉन्च की। SCCP से फिर मैं कंपटीशन कमीशन एज डायरेक्टर जनरल गया, वहाँ पे खालिद मिर्ज़ा साहब हमारे चेयरमैन थे, और उस ज़माने में कार्टलाइजेशन और वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमने बहुत काम किया। और एक और भी मीडिया था ने उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज वाला। स्टॉक एक्सचेंज, वो SCCP में जब मैं था तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, जब स्टॉक मार्केट पे फ्रीज लगा था। मेरी एक किताब आ रही है रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन, तो उसमें मैंने उसकी केस स्टडी लिखी है। तो आप लोगों को दो चार जो स्टॉक मार्केट के क्राइसिस थे वो याद होंगे, और बहुत उसको डिस्कशन भी होती है। लेकिन वो जो फ्रीज वाला इंसिडेंट था वो कभी तारीख में नहीं आया। वो इसलिए है कि हमने उसको इतना अच्छा मैनेज किया कि वो किसी की नज़र से उसको स्नोबॉल नहीं बनने दिया। तो उसके बाद फिर मैं आई वाज इन कंपटीशन कमीशन के बाद फिर मैं प्लानिंग कमीशन, उसके बाद फिर ओगरा और सरकार में काम किया। तो मेरी ओवरऑल स्पेशलिटी जो है, अदाकारी तो एक शौक की हद तक रही, और फिर छोड़ दी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप ग्रो भी कर रहे होते हैं और एक्सीलेंस भी होता है, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो आपको टारगेट भी करते हैं, तो लेग पुलिंग भी होती है। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको आपने साथ लेके चलना है। तो मैंने फिर अदाकारी पे इतनी तवज्जो नहीं दी, फिर मैंने प्रोफेशनल लाइफ पे तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन कम्पीट एनीवन, आई कैन से एनीवन इन द वर्ल्ड इन एरिया ऑफ माय स्पेशलिटी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अभी मेरी किताब, जैसे मैंने जिक्र किया, मेरी किताब आ रही है, फाइनल हो गई है, बस फाइनल 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 फॉर्मेटिंग पे है, पब्लिशर भी फाइनल हो गया है। उस वो है रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन, और दुनिया भर की केस स्टडीज़ हैं उसके ऊपर। और उसके बाद भी 2 किताबें और हैं, वो पाइपलाइन में हैं। कंटेंट फाइनल हो गया है, उसकी एडिटिंग जो है वो फाइनल करनी है, फॉर्मेटिंग। सो ये तो एक सफ़र रहा जो प्रोफेशनल लाइफ का। अब अदाकारी की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में एक जो अदाकार, जो आर्टिस्ट था, फनकार था, उसको मैंने कहीं दबा दिया। लेकिन ये खुदादाद सलाहियत होती है जो कि कभी मरती नहीं है। तो आपने इतने ज़्यादा ड्रामों में काम किया, हम्म, आप कहते हैं आपने अदाकारी छोड़ दी, हम्म, लेकिन आप उससे पीछा छुड़ा नहीं सके। वो अब भी आप में मौजूद है कहीं ना कहीं, और वक्तन फवक्तन वो कहीं ना कहीं नज़र भी आती है। अभी लास्ट मेरा ख्याल है आपका प्ले ऐद वफा था, जी वहाँ पे जी। छोटा रोल था हम्म, लेकिन हम्म, काफ़ी हम्म, पावरफुल रोल हम्म, दिखाया गया, हम्म, मीडिया के हम्म, हवाले से भी हम्म, था, मीडिया में काम भी किया आपने, जी साफियों से बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक भी रहा। 3 फील्ड्स आप अलग-अलग देखें, फनकारी बिल्कुल एक अलग चीज़ है, सही जर्नलिज्म बिल्कुल एक अलग चीज़ है, सही और बिज़नेस सही माइंड और सही बिज़नेस फील्ड सही बिल्कुल अलग है, सही चाहे वो एफपीआर की सही सूरत में सही है, चाहे सही वो पेट्रोलियम सही सेक्टर या सही एससीसीपी सही। रेगुलेटर की सूरत में है। तीनों में क्या फ़र्क है? देखें, तीनों में फ़र्क एज़ सच देखें, आपको जो अदाकारी है वो आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, और इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए यू हैव टू हैव अ ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर कनेक्ट ही नहीं कर सकते, आप अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। सो आपका नॉलेज, आपकी कॉम्पिटेंस, यस वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखें, जो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस मैन हैं, वो कम्युनिकेशन में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और दे नो हाउ टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट, हाउ टू मेक देमसेल्व्स एज अ ब्रांड। सो अदरवाइज अगर आप देखें तो बहुत फ़र्क है। अदाकारी एक डिफरेंट फील्ड है जिसके लिए आपको बहुत वक्त चाहिए, और आपको जब अदाकारी करने जाएं तो फिर आपको घड़ी जो है वो पॉकेट में डालना है या घड़ी गाड़ी में छोड़ जाएं, बिकॉज उसमें अभी हम बात करेंगे कि जो डायनामिक्स हैं अदाकारी के, जो हम टीवी में करते थे, तो
वो और थे, आज बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। अगर आप जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रेशर जॉब, जिसके अंदर आपको बड़ा ऑब्जेक्टिव होकर लिखना है, ऑब्जेक्टिव होकर स्टोरी लेके आनी है। अच्छा, जर्नलिज्म के बेशुमार फिर आपके रंग हैं। आप रिपोर्टर भी होते हैं, आप प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। कभी कभी अदाकार भी बनना तो पड़ता है। ऑफ कोर्स देखिए, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू बी अ गुड ऑरेटर। आप जावेद जब्बार साहब को देखें, माशाल्लाह उनकी ऑरेटरी, उनका बोलने का अंदाज, सो आई थिंक दैट मेक्स यू लुक मोर गुड, शाइनी. As far as the regulatory regime is concerned, is very different. It's an intellectual thing. आपको पढ़ना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको लॉज देखने पड़ते हैं। फिर हमारे यहाँ एक और बड़ा डायलेमा है कि रेगुले जो लॉ और कानून है वो स्टैग्नेंट नहीं है। वो देखता है कि आप रिसर्च करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, अगले 10 साल में क्या हो रहा है, और कानून को उस तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डव एंड टेल करते हैं। हमारे यहाँ तो वो फिक्स हो गए कि बस ठीक है, ये है, लकीर के फकीर हैं, तो वो तो दिस इज अनफॉर्चुनेट. I don't want to go on to that because today is not our topic on the regulatory regime. सो फ़र्क बहुत है, लेकिन आपको फिर अगर तीनों काम करने हैं, तीनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जैसे फ़ारूक अक़दस हैं, जो कि टेलीविज़न पे ख़बरें भी पढ़ते रहे, जर्नलिस्ट भी हैं। अज़ीज़ अलवी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब मैंने रेडियो शुरू किया, वो उस वक़्त ख़बरें पढ़ते थे, तो वो भी रेडियो भी करते रहे, आजकल एडिटर हैं नवाए वक्त के। तो जर्नलिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट उस इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। टेलीविज़न में आप देख लें, अभी पॉडकास्ट में अब आप देख लें, सो कंटेंट इम्पोर्टेंट है। टेलीविज़न के लिए भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ड्रामा के लिए भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, स्टोरी के लिए भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, पॉडकास्ट के लिए कंटेंट इम्पोर्टेंट है। तो द नेम ऑफ द गेम इज़ द कंटेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे ड्रामे हैं आपके, ड्रामे की ये जो है वो आपके सारे के सारे एक बच्चों की तरह है। ज़ाहिर है आप मेहनत की और सारी चीज़ें, एक नाम पैदा किया। ऐसा ड्रामा और ऐसा किरदार जो आपको बहुत पसंद आया हो, जिसको आप अपने हिसाब से नाकाबिले फरामोश करार देते हैं? अ, म मुझे वैसे, मैं अपने ड्रामे कभी देखे नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एक ड्रामा जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक यादगार है, वो हरी शाख है। वो लॉन्ग प्ले है जो कि मुसर्रफ हुसैन तारड़ साहब ने लिखा था और इकबाल अंसारी साहब ने प्रोड्यूस किया था, इकबाल डे के ऊपर। और वो ऑलमोस्ट बहुत पहले, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और प्रीवियस ईयर के मैं पेपर्स दे रहा था, तो मुझे इकबाल अंसारी साहब ने बुलाया कि यार ये लॉन्ग प्ले करना है। एक्चुअली वो रोल करना था रिजवान नियाजी को, तो वो शायद अवेलेबल नहीं था, या नहीं कर सका, या इनकार कर दिया। तो मुझे उन्होंने कहा यार ये करना है, और लॉन्ग प्ले का स्क्रिप्ट इतना मोटा होता है। तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे तो पेपर्स हो रहे हैं, और इंग्लिश लिटरेचर के, आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, तुमने स्क्रिप्ट उस वक्त पढ़ना है जब तुम फ्री हो गए या यहाँ हो गए, और तुम्हारा पेपर हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें सेंटर के बाहर से उठाऊंगा और अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगा। दैट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, एंड दैट वाज बैक इन अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो होता यह था कि मैं आया, मैंने वो 3-4 दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ा, मेन रोल था, इट वाज कस्टम ऑफिसर था, और वही ईमानदार अफसर था। और वो ईमानदार अफसर, आपको पता है कि वो फिर और स्पेशली कस्टम में हो तो वो फिर एक जगह रहता नहीं है। तो वो अभी भी मुझे उसमें एक डायलॉग याद है कि वो टेबल पे एंड पे वो डस्ट ऐसे उठाता है और कहता है देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। शेक्सपियर का एक डायलॉग, हैमलेट का एक डायलॉग है शेक्सपियर का, वो प्ले लिखा हुआ। तो वो होता ये था कि वो जब मेरा पेपर ख़त्म होता था तो मैं हमारा एक डिफरेंट अंदाज था कि जी ये टीवी वाले पता नहीं कब आएंगे, कैसे होगा। जैसे आज भी मैंने कहा
कि मैं 11:50 पे आऊँगा और कहाँ इतने बजे 12:45 आऊँ पे मैं करो तो चला निकल जाऊँगा। जाऊँगा। यस। मैं वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। तो वो मैं बाहर निकला तो बाहर पूरी टीम खड़ी हुई थी। हम वहाँ से बैठे, रिकॉर्डिंग हुई, सेट पे हुई। सो दैट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल प्रोडक्शन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मैंने शाहरुख ज़ैर साहब से काम के साथ काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छे। मेरे सबसे ज़्यादा जो टेलीविज़न के प्लेज़ हैं वो शाहरुख ज़ैर साहब के साथ हैं। जमशेद फरशोरी के साथ काम किया मैंने, ज़ैदी साहब के साथ काम किया, अल्लाह बख्शे उनको। इकबाल अंसारी के साथ वो मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था। फिर वो आई थिंक वो चले गए कराची। बट ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, और वो अगर आज भी आप देखें हरी शाख टेलीविज़न के आर्काइव्स पे होगा, आई लाइक्ड इट। क्योंकि वो आई वाज़ ज़ाहिर है कॉलेज में था, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर कर रहा था। और उस ज़माने में हमारे एक टेलीविज़न के डायरेक्टर, उनकी डेथ रिसेंटली हुई है, अकबर मलिक। तो वो उन्होंने मुझे बताया करते थे कि यार मैं उसी ज़माने में तुम्हारे साथ पेपर दे रहा था। उस वक़्त ही वाज़ नॉट प्रोड्यूसर, ज़ाहिर है वो एक स्टूडेंट थे, बाद में वो आए। तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि यार जिस ज़माने में तुम पेपर दे रहे थे इंग्लिश के, तो मैं भी तुम्हारे साथ पेपर दे रहा था। सो दैट वाज़ वन ऑफ माय बेस्ट प्ले। और एक मैंने रोल किया था पिक पॉकेट का, आगोश। वो बड़ा डिफरेंट था, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है। मैंने हमेशा बड़े चॉकलेट रोल किए। जब भी उनको दूल्हा चाहिए होता था, ये रोमांस कराना होता था, तो वो कहते थे नहीं जी इमरान गजनवी को ले आओ, ही विल डू इट। तो वो इट वाज पिक पॉकेट। बात तो की रोमांस की आपने, जी क्या कभी इस तरफ सूरत-ए-हाल पहुँची भी? ज़ाहिर है फनकार हैं, अदाकार हैं, चाहने वाले भी होते हैं लोग, क्या किसी ने इज़हार मोहब्बत भी किया इस दौरान? बेशुमार। बेसिकली एक्ट्रेसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन उस ज़माने में वी वर वेरी रिजिड। वो माहौल बड़ा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। अगर वो शादी का मियाँ बीवी का भी सीन होता था, तो वो मियाँ बेड के इस कोने में, शादीशुदा हनीमून का सीन है, और मियाँ एक बेड के इस कोने पे है, और बेगम उसके पैरों वाली साइड पे उस कोने पे है। तो वो उस ज़माने में जो माहौल था वो बड़ा डिफरेंट था। रवायात। वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट थी, और रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी सोसाइटी में भी थी, और वो चीज़ें अप्रिशिएट भी नहीं होती थी। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं। हाँ, आपके फैन्स होते थे, फ़ोन्स आते थे, बहुत बेशुमार चीज़ें थी, इज़हार मोहब्बत भी करते थे लोग। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे हर बुराई से और हर आफत से बचाया। एंड आई थिंक इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला का करम है, और उसी की अता है कि आज मैं आपके सामने बैठा। 89 टेलीविज़न, और अब 2024, तकरीबन 35 साल का अरसा बनता है। ऐसे एक लंबा अरसा, बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी आप समझ लें एक तरह से। इतने प्लेज़ आपने किए, इतने ड्रामे मुख्तलिफ अदाकारों, फ़नकारों, राइटर्स के साथ। उस वक़्त का ड्रामा और आज का ड्रामा, उस वक़्त क्वांटिटी और आज की क्वांटिटी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्वालिटी को कहाँ देखते हैं? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैंने ड्रामा पढ़ाया भी है, मैंने ड्रामा पढ़ा भी है और ड्रामा पढ़ाया भी है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में एज अ कोर्स थिएटर पढ़ाया है, मैंने थिएटर पढ़ा हुआ है। देखें, हमारे पास पाकिस्तान में हमारे अदाकार बहुत अच्छे हैं, हमारे यंग लड़के लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है। हम मार खाते थे फिल्मों में प्रोडक्शन से, पहले हम मार खाते थे डांस से, क्योंकि वो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर नहीं है। अदरवाइज हमारा कंटेंट हमेशा अच्छा होता था। अब मसला ये हुआ कि जब आपका सैटेलाइट टेलीविज़न आया, तो हमारे हमसाया मुल्क का जो कंटेंट था वो हमारी तरफ भी आना शुरू हो गया, और उससे हमारी एडवर्टाइजिंग जो है वो उस तरफ जाना शुरू हो गया। एक वक्त आया कि हमारे एडवर्टाइजर्स वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करते थे स्टार प्लस वगैरह में। फिर पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविज़न आ गया। अच्छा, अब वो अच्छा, टीवी का कंटेंट हमेशा बहुत अच्छा रहा। प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बड़े पढ़े लिखे, बहुत ही रिफाइंड। पाकिस्तान टेलीविजन का या रेडियो यूज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्टर्स, और जब बहुत बड़े बड़े नाम हमारे टेलीविजन के, यावर रियाद साहब, मतलब यू कांट, देयर इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज और सारी चीज़ें।
अब हुआ ये कि जब पाकिस्तानी सैटेलाइट टेलीविजन ने ये देखा कि हमारा कंटेंट जो है, वो जो कंटेंट बिक रहा है वो सरहद पार वाला बिक रहा है, तो उन्होंने अपने कंटेंट को चेंज करना शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने विमेन डोमिनेशन, एलोपमेंट्स, सास बहू की लड़ाई, फैमिली इंट्रीग्स। देखिए, पाकिस्तान टेलीविजन में फैमिली इंट्रीग्स होती थी, फातिमा सैय्या बजिया का ड्रामा देख लें आप, उसमें भी चीजें होती थी, अनकही देख लें, लेकिन वो एक, मतलब यू एंजॉय दैट, एंड आप सीखते थे। वारिस था, बहुत बेशुमार सारे बेशुमार ड्रामे बेशुमार आप। बेशुमार ड्रामे। अब हुआ ये कि वो कंटेंट जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ, तो हमारे सैटेलाइट टेली वो फिर वो एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे पास सैटेलाइट टेलीविजन में जाना शुरू हुई। अब पीटीवी का इशू ये है कि वो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब उन्होंने देखा कि ये हमारा कंटेंट जो है वो तो बड़ा वैल्यू वाला है, लेकिन एडवर्टाइजिंग तो प्राइवेट सेक्टर को जा रही है, तो उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर से ड्रामा लेके चलाने शुरू कर दिए और अपनी प्रोडक्शन जो है उन्होंने कटेल कर दी बजट्स की वजह से, वट। सो मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमारा ड्रामा कॉम्प्रोमाइज हुआ कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। होना तो ये चाहिए था कि स्टेट शुड लुक आफ्टर पाकिस्तान टेलीविजन, उनको फंडिंग करते। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि यार मेरी रवायात, मेरी वैल्यूज क्या है। मैं तो उनको ये कह सकता हूँ, जब पाकिस्तान टेलीविजन देखो यार, पाकिस्तान टीवी का ड्रामा देखो, ये मेरी रवायात है, कम से कम तुम्हें एक वैल्यूज तो मिलेंगी ना। आप बाकी जो मर्जी देखते रहो, लेकिन वो जब वो देखेगा कि जी उधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है और बाहर भी यही हो लेकिन रहा है, इस तो सारे के बावजूद आप ये देखें कि हमने अपना कंटेंट कंप्रोमाइज किया, ठीक है, हमसाया मुल्क की वजह से हमें वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि एडवर्टाइजर्स हमारे जा रहे थे। फिर उसके बावजूद तुर्किश हिस्ट्री के ड्रामे, जो तुर्किश हिस्ट्री अपनी वो दिखा रहे हैं, चाहे उसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल किया ठीक होगा उन्होंने ठीक। उसको ड्रामा बनाने के लिए, वो मकबूल है। एडवर्टाइजर तो उधर भी जा रहे हैं, हमारे में क्या कमी है कि हम वो एडवर्टाइजर। प्रोडक्शन 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 एंड प्रोडक्शन। अब आप देखिए उनकी प्रोडक्शन क्या है, उनके एक्टर्स, उनके, देखें वो सारा पैसा उधर लगा हुआ है, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उधर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उधर वो पूरी तारीख बता रहे हैं। हमारी जो, अब हम हमारे तारीखी ड्रामे देखने, जो जिस वक्त पीटीवी होता था, तो वो बनाते थे, बहुत अच्छे ड्रामे होते थे, लेकिन वो जाहिर है एक एक लिमिटेड बजट के साथ होते थे। अब आप टर्किश ड्रामास को देखें, आप उनकी प्रोडक्शंस को देखें, उनके कॉस्ट्यूम को देखें, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को देखें, आज को इतना बजट लगाएगा पाकिस्तान में? मतलब देखें ना, आप मौला जट फिल्म देख लें, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी प्रोडक्शन अमेजिंग है। हमारी फिल्में आजकल बहुत अच्छी बन रही हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हमारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा है। थोड़ी सी अगर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर देखें, तो वी कैन डू मच बेटर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी बात ये देखें, उर्दू देखने वाले, समझने वाले, मतलब आप देखें, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अब्रॉड हैं, हमारे हमसाया मुल्क में उर्दू समझिए बोली जाती है, पंजाबी है, हमारे पास तो बहुत बड़ी मार्केट है। फिर अगर आप अच्छी प्रोडक्शन करें तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप पूरी दुनिया को अपना, देखें, इफ यू कैन मेक अ गुड फिल्म, इट कैन बी योर एम्बेसडर थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट कैन कैरी योर फ्लैग। आपको पता है, मैं अब थोड़ा सा एक आपको इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दूं कि जब पाकिस्तान, जब अखबारात शुरू हुए सब कॉन्टिनेंट में, तो इंग्लिश अखबारात मोस्टली हिंदू ओन्ड थे, और मुसलमानों का पर्सपेक्टिव के लिए कोई अखबार नहीं था जो कि उस वक्त की अंग्रेज हुक्मरान तक आवाज पहुंच सके। तो डॉन उस वक्त एक वीकली छपता था, तो वो फिर उसको एज अ डेली डिक्लेरेशन देके डेली डेली से उन्होंने शुरू किया, इसलिए कि हमारी आवाज, एटलीस्ट मुसलमानों की आवाज सब कॉन्टिनेंट के, वो हुक्मरान तक पहुंचे। तो इसीलिए जो हमारा मीडियम है, फिल्म इज द मीडियम, जो कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म आप बना सकते हैं, अच्छे बजट के साथ बना सकते हैं, अच्छे मैसेज के साथ बना सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं, उसके अंदर सब टाइटल्स दें, तो आपका पैगाम तो पूरी दुनिया में जाएगा। तो अब हम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम आई डोंट नो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये एक टूल है कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की का एम्बेसडर बन सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड।
आपको फ़िल्म में काम करने की ऑफ़र्स हुई, क्यों इनकार किया? क्या कोई बैनुल-अक़वामी ऑफ़र भी, हर फ़नकार कहता है मुझे फ़लाँ जगह से ऑफ़र हुई, मैंने इनकार किया, मैंने फ़लाँ जगह से ऑफ़र हुई, आपको भी कोई ऑफ़र हुई? देखें, फ़िल्म का तो मैंने इनकार इसलिए किया कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे माहौल ही पसंद नहीं आया, और उस वक़्त ज़ाहिर है कि मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि शायद मेरे मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं थी उस वक़्त, मैं वापस आ गया। फिर मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, फिर मैंने कभी टेलीविज़न, फ़िल्म उसकी तरफ देखा ही नहीं। एक अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मैंने उसको मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। तो मेरी प्रायोरिटी वाज़ मोर ऑन एजुकेशन। आई हैव डन माय मास्टर्स एंड एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म, वो चलती रही। I can be a very good director. I understand. I can be a good writer. I can be a good actor. I can be a very good critic. लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। वैसे तो मैं अखबारात में लिखता भी हूँ वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग टेलीविजन। I don't know. I may come back on television. Let's see. Let's hope. और बाकी जहाँ तक आपने कंटेंट, अभी जब ड्रामे की बात की, तो अब फ़र्क हमारे यहाँ जो हमारे ज़माने में अब अपने है कि पहले हम एक किस्त 5 दिन में रिकॉर्ड करते थे, स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, उसके बाद हम ड्राई रिहर्सल करते थे, फिर कैमरा रिहर्सल करते थे, फिर रिकॉर्डिंग होती थी। 5 कैमरे होते थे, 4 कैमरे होते थे, एक सेट लगा होता था, मेरा रिएक्शन इधर से रिकॉर्ड होता था, दूसरे का रिएक्शन उधर से रिकॉर्ड होता था। अब क्या है? अब आपको एक 36 या 60 एपिसोड की सीरियल है, आपको अपने सीन मिल जाते हैं, उसमें से आपके 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं। फिर आपको पता चलता है कि जी अब ये आपका सेट है, इसमें अब पहली किस्त और आखिरी किस्त तक जितने भी उस जगह पे आपके सीन है, वो सारे आपको करने हैं। तो सियाको सबाक का आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, ये काम बहुत मुश्किल। अच्छा, फिर कैमरा भी सिंगल है। अच्छा, पहले वो लॉन्ग शॉट लेते हैं डिफरेंट कैमरे फिल्टर के साथ, फिर आपका क्लोजअप लेते हैं वो डिफरेंट फिल्टर के साथ। अब अदाकारी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अदाकार के लिए कंटिन्यूटी याद रखना बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन अदाकार भी तो बहुत मसरूफ हो गया ना, एक एक अदाकार के पास उस वक्त होता था एक 12 किस्तों का ड्रामा 3 महीने का, यस। और 12 किस्तों में आपको पता है, या कोई हार्डली 15 किस्तों तक गया तो गया, वो ख़त्म हो गया। अब 60 किस्तें हैं और एक फनकार के पास 10 ड्रामे हैं। देखें, अब आ गया ग्लैमर का दौर। मैं समझता हूँ कि कंटेंट तबाह हो गया। हम सोसाइटी के नॉर्म्स लोपमेंट्स हो रही हैं। जो दिखाया जा रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जैसी जो हमारी जनरेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि जी वो एक लड़की कह रही है कि जी वो देखो मैंने अपने शौहर को बता दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम अपनी बीवी को छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब इस तरह की गुफ्तगू हम अपनी सोसाइटी की बच्चियों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ हम बता रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, विच आई डोंट एग्री। राइटर्स लिख रहे हैं क्योंकि वो बिक रहा है। तो ये वही वाला हाल है कि जब शेक्सपियरियन थिएटर लिखा गया या गाशिर का थिएटर लिखा गया, उसका वो जो लाहौर में थिएटर, जो फैसलाबाद का थिएटर बन गया, फार्स के अंदर भी एक और ही चीज़ निकल आई। तो मुझे डर है कि कहीं ड्रामा का कंटेंट भी कहीं उसी तरफ ना अच्छा, चला जाए। मुख्तसरन एक चीज़ बता दें कि क्या चीज़ें देखते हैं जो हमें ज़रूरी है? देखें, तारीख के हवाले से हमारा खित्ता सबसे रिच है। हुँ। आप बुल्ले शाह देख लें, आप वारिस शाह देख लें, जितने भी लोग दास्तानिया उस हवाले से देख लें, आप वैसे अगर वहाँ पे इतने बहादुर पैदा हुए हैं तो इस धरती में पैदा होने वाले बहादुर देख लें, आप हाल के हवाले से देख लें, मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़ी जवाबमर्दी के काम करने वाले हैं। फिर भी हम क्यों इस तरह के ड्रामे बनाने से गुरेज हैं? देखें, हमारे पास फ़ोकस जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम चीज़ें प्लान करें कि हमें ये ऑब्जेक्टिविटी, अब अगर आप इंग्लिश ड्रामा देखें, कोई भी इंग्लिश सीरियल देखें, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलती हैं, डायलॉग्स में सीखने को मिलती हैं। हमारा जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है, हमें कुछ भी, अब आप एवेंजर्स की या जितनी भी इनकी सीरीज़ देख लें, आप नेटफ्लिक्स पे जाएँ, आपको हर एपिसोड में कोई एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी।
हमारे जितने भी ड्रामे होते हैं, हमें कोई अच्छी बात सीखने को नहीं मिल रही है। हमें कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि यार हम क्या लोगों को सिखा रहे हैं। कोई एक लाइन, कोई एक बात। अब देखें आप, टेलीविज़न वो है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम पढ़ते थे या पढ़ाते हैं, कहते हैं कि जी फिल्म इज बीइंग लेड बाय द ऑडियंस, क्योंकि वो पैसे दे के आके देख रहा है। टेलीविजन बेसिकली लीड द ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास टीवी पड़ा है, आपने स्विच ऑन किया, आप अगर कोई अच्छी चीज़ों की आपको देख लेगा। तो हमने ऑडियंस को लीड करना है, लेकिन हम वो नहीं कर सक रहे। पाकिस्तान, ये हमारा खिता, हमारा मुल्क, वी आर ब्रिलियंट पीपल, वी आर ब्रिलियंट नेशन, लेकिन somehow the other हमारा मिजाज जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है विद सोशल मीडिया इन्फ्लक्स। हमारा फ़नून लतीफ़ा तबाह हो गया है। हमारी शायरी किधर गई, हमारा ड्रामा किधर गया, हमारा थिएटर किधर गया, हमारी पोइट्री, हमारी जो मुसव्वरी है, हमने उन उन सब चीज़ों से हट गए हैं। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बैठे हुए हैं, स्क्रॉल करी जाए, स्क्रॉल। भाई आप अगर कोई क्रिएटिव माइंड है तो वो बैठे, वो लिख ले, कोई पोएम लिख ले, कोई चीज़ लिख ले। फिर हम स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं, हम कमरों में। तो आई थिंक हमें सेल्फ सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। जो अहबाब इख्तियार हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि यार ये यूथ है, इसको आप इंगेज करें, इसको म्यूज़िक की तरफ लेके आएँ, इसको थिएटर की तरफ लेके आएँ, इसको पोएट्री की तरफ लेके आएँ, इसको ड्रामा राइटिंग की तरफ लेके आएँ, अवार्ड्स कराएँ, उनको इन्वॉल्व करें। हमारा बहुत टैलेंट है। और इसी तरह हम मुआशरे की जो हमारी मॉरल वैल्यू है उसकी बहुत ही कमज़ोर जगह तक पहुँच चुके हैं। इसको ऊपर लेके आना है तो हमें अपने फ़नून लतीफ़ा में क्वालिटी लेके आनी है, हमें अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस करना है, हमें अच्छे मॉरल प्रोड्यूस करने हैं। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद कुछ लोग अगर ये देख रहे हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाएं। तो यही हमारी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त दिया। बातें तो बहुत हैं करने को, लेकिन वक्त आपके पास भी कम है। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे यहाँ से ख़त्म किया वहीं से किसी दिन शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, बहुत जल्द आपके पास एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।